हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो सारे प्रीवियस से संबंधित क्वेश्चन है, चाहे वो रेलवे से हो, एसएससी हो, एनडीए हो, सारे का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। और सामने जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल में ही रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं फटाफट इसको करवा दूँगी 100 को। एनालिसिस कम कर पाऊँगी, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ऐसे जल्दी करवा दूँगी तो आप लोग को रिविज़न करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए देर न करते हुए इसे देखते हैं। कर्ण बोसन का नाम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये एस एन बोस से संबंधित है। एस एन बोस का पूरा नाम सत्येंद्र नाथ बोस था और ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे। कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती है? तो कुल कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती है? कुल 4 प्रकार के होती है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो 4 प्रकार के। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान हो सकते हैं? कितने मान संभव हो सकते हैं? तो कितने मान संभव हो सकते हैं? 2 मान संभव हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? तो किसकी परमाणुकता 1 होती है? 1 होती है आर्गन की। यह एक अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है? अक्रिय गैस। और जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वो सारे के परमाणुकता 1 हैं। कुल अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। कौन कौन से अक्रिय गैस हैं? तो हीलियम है, आर्गन है, हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, रेडोन है। कौन सा है? रेडोन। और रेडोन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि रेडोन एकमात्र ऐसा गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, रेडोन गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता। ये भूकंप के दौरान निकलता है। भूकंप के दौरान कौन सा गैस निकलता है? तो रेडोन गैस निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बंद कमरे में कौन सा गैस रहता है, तो बंद कमरे में रेडोन गैस रहता है। पानी के टंकी में कौन सा गैस निकलता है? पानी के टंकी में कौन सा गैस रहता है? तो रेडोन गैस। अगर आपसे बोला जाए कि गहरे कुएं में जब कोई घुसता है तो व्यक्ति की कभी कभी सुनने को मिलता है कि उसकी मृत्यु हो गई, किस गैस के कारण? तो रेडोन गैस के कारण। किस गैस के कारण? रेडोन गैस के कारण। कोई कमरा बहुत दिनों से बंद है, उस कमरे को खोलने के बाद उसमें कौन सी गैस होती है जो अजीब टाइप से स्मेल होती है? कौन सा गैस होती है? तो रेडोन गैस होती है। और रेडोन गैस सबसे भारी गैस है। क्या है? रेडोन गैस सबसे भारी गैस है। वहीं अगर सबसे हल्के गैस की बात करें तो सबसे हल्के गैस कौन सी है? तो सबसे हल्के गैस हाइड्रोजन है। कौन सा है? सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। और सबसे भारी गैस रेडोन है। ठीक है। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है? तो 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? किससे संदर्भित की जाती है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या से की जाती है। किससे की जाती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या से की जाती है। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का प्रोटॉन संख्या 4 है और न्यूट्रॉन संख्या 3 है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? उसका परमाणु द्रव्यमान 7 हो जाएगा। अगर वहीं परमाणु संख्या की बात करेगा तो परमाणु संख्या 7 हो जाएगा। अगर पूछेगा इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 3 है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है। रसायन शास्त्र में कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा यह वह एक प्रकार के अनुक्रमों से बनी होती है? क्या है वो? तत्व है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब मान लीजिए हीलियम एक तत्व है, इसको तोड़ के कहाँ ले जाइएगा? नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये तो एक तत्व है। O2 हो गया, ऑक्सीजन, इसे तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं तोड़ा जा सकता है। वहीं अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण को तोड़ा जा सकता है। ठीक है। कंपाउंड अर्थात यौगिक की हम बात करें, जैसे कि H2O है, ये एक क्या है? H2O एक यौगिक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके बना है। इसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन हीलियम को तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं तोड़ा जा सकता। हीलियम क्या है? हीलियम एक तत्व है। और H2O क्या है? H2O एक कंपाउंड अर्थात यौगिक है। रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप होता है तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता? उसे क्या कहा जाता है? समरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समरूप कहा जाता है। और यौगिक किसे कहा जाता है? जो 2 तत्वों से मिलकर बना हो उसे यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे यौगिक कहा जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या से संदर्भित की जाती है। ये कब पूछा गया है? देख लीजिए।
कांस्टेबल एग्ज़ाम 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो +2 है, ठीक है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2019 में। किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण क्या होता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा उपस्थित होता है? तो वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इन्हीं दोनों के मिलन से द्रव्यमान संख्या बनता है, ठीक है। अगर किसी का द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो जो उसके नाभिक के अंदर, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, दोनों को मिला दीजिए तो वो परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा। द्विधनात्मक जिंक आयन जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 40। कितनी हो जाएगी? 40। दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसकी द्रव्यमान संख्या के अनुपातों का योग क्या होगा? 1:8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:8। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को विनिर्दिष्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कणों की सहायता से नाभिक की कणों की खोज की थी। किनके द्वारा नाभिक की खोज की गई थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणु नाभिक के अवयवों है, क्या अवयव है परमाणु के नाभिक का? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है। परमाणु की संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 है। एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं कितने? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। क्योंकि देखिए परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है, तो अगर हम द्रव्यमान संख्या में से 17 घटा देंगे तो वो क्या बच जाएगा? न्यूट्रॉन ही बच जाएगा ना, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। किसी तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो किसी तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। किन कारणों के परिकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण के दो या दो से अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है। क्या बनता है? तो यौगिक अणु बनता है। क्या बनता है? अणु बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। यह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। कौन सा युग्म सही है? आइए देखते हैं कौन सा युग्म सही है। DDT क्या है? क्या ये एक रोगाणुनाशक है? तो नहीं, ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा TNT। क्या हो जाएगा? TNT हो जाएगा। TNT क्या है? एक विस्फोटक है। अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण एक हीलियम नाभिक है। क्या है? हीलियम नाभिक। कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी कितने अणु जुड़े होते हैं? कितने अणु जुड़े होते हैं? तो 5 अणु जुड़े होते हैं। कितने अणु जुड़े होते हैं? 5 अणु जुड़े होते हैं। कॉपर सल्फेट का रासायनिक फार्मूला क्या हो जाए? अगर बोला जाएगा कैसे लिखा जाता है उसको? CuSO4 × 5H2O, ठीक है। तो कितना अणु जुड़ा है इसमें जल का? तो 5 अणु जुड़ा है। कितना अणु जुड़ा है? 5 अणु। इसे नीला थोथा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परमाणु। क्या कहा जाता है? परमाणु। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं
जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं, क्या देते हैं? जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं तब क्या होता है? तब फोटोन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। वहीं सीवी रमन की बात करें तो सीवी रमन के द्वारा प्रकाश परिकिरणन की खोज की गई थी। इन्हें नोबेल अवार्ड कब मिला था? तो इन्हें नोबेल अवार्ड 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो इन्हें भारत रत्न 1954 में मिला था। ये एक भारतीय वैज्ञानिक हैं सीवी रमन, जिनके द्वारा प्रकाश परिकिरणन की खोज की गई थी और इन्हीं के वजह से इन्हें प्रकाश परिकिरणन की खोज की वजह से इन्हें 1930 में नोबेल अवार्ड मिला था। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग होता है? तो किसका भाग होता है? ये एक टेलीविज़न सेट का भाग होता है। किसका भाग होता है? टेलीविज़न सेट का। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में? नाइट्रोग्लिसरीन का। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या होता है जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार बराबर होता है? वो है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक बराबर होता है। चूँकि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है इसीलिए इसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बराबर होता है। लेकिन हाँ, इसको डेप्थ में जाके अगर पढ़िएगा तो फिर इसमें न्यूट्रॉन होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो वो हाइड्रोजन है। लेकिन अगर इसके अंदर में जाके पढ़िएगा तो थोड़ा सा जानने को और मिलेगा। तो इसकी अगर समस्थानिक की बात करें तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रोटियम होता है। कौन सा? प्रोटियम होता है। एक ड्यूटेरियम होता है और तीसरा ट्राइटियम होता है। तो प्रोटियम होता है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होता है क्योंकि ये है प्रोटियम। देखिए, एक परमाणु द्रव्यमान है इसका, एक परमाणु क्रमांक भी है, अर्थात इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर वही हम ड्यूटेरियम की बात करें तो इसका हो जाता है 2, यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान 2 है, अर्थात इसके नाभिक में एक न्यूट्रॉन भी है। ठीक है। अगर ट्राइटियम की हम बात करेंगे तो ट्राइटियम हो जाएगा, इसका परमाणु द्रव्यमान 3 है, यानी कि इसके नाभिक में 2 न्यूट्रॉन भी है। ठीक है। और भारी जल किससे बनाया जाता है? तो भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक से ही बनता है। कौन से समस्थानिक से? ड्यूटेरियम द्वारा भारी जल का निर्माण होता है। ठीक है। और भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। भारी जल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो भारी जल की खोज किया गया था हेरोल्ड सी उरे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? हेरोल्ड सी उरे के द्वारा किया गया था। और वहीं अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश के द्वारा किया गया था। भारी जल का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो उरे के द्वारा किया गया था, हेरोल्ड सी उरे के द्वारा। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक कुल कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। अगर वहीं आपका वायुमंडल में बोल देगा वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में पाए जाने वाले सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है, 78%। ठीक है। लेकिन ब्रह्मांड की बात बोले तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस पाया जाता है हाइड्रोजन। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हाइड्रोजन से संबंधित। निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कौन सा है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कौन सा है? सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है N3O2। ये है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण क्या है? तो इसका कारण नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन है। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? तो न्यूक्लियॉन का मान होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या। क्या होता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या न्यूक्लियॉन का मान होता है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? ये बोहरर के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था? बोहरर के द्वारा। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या
कितनी हो जाएगी? संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कॉमन सी बात है, 32 में आप 16 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? यानी कि इसके न्यूट्रॉनों की संख्या भी 16 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो बोहर के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था? बोहर के द्वारा बताया गया था। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हो रहा है, कई बार एग्जाम में पूछा है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है? क्या होता है? NH/2π। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार होता है 20। कितना होता है? 20 होता है। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? अल्फा कण का। किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? अल्फा कण का। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है। कौन कौन सा सम्मिलित होता है एक परमाणु के नाभिक में? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन शामिल होता है। कौन कौन शामिल होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन शामिल होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य समान है। किसका वेग अधिक होगा? किसका वेग अधिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। किसका वेग अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। जे चैडविक ने एक उपपरमाणिक कण का आविष्कार किया। उस कण की विशेषता क्या थी? तो उस कण की विशेषता थी, इसमें सार्थक द्रव्यमान तथा कोई आवेश नहीं होता है। क्या होता है? इसमें सार्थक द्रव्यमान तथा कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु का आकार कितना होता है? तो परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻10 मीटर। इनमें से क्या एक उपपरमाणिक का कण नहीं है? तो क्या है? ड्यूट्रॉन नहीं है। क्या है? ड्यूट्रॉन एक उपपरमाणिक का कण नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो होता है, लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो किसका होता है? क्लोरीन का सबसे छोटा होता है। निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सी है? तो कौन सी सम न्यूट्रॉनिक समूह है? ऑप्शन डी। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 6 मिनट है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा। कितना हो जाएगा इसका वेग स्थिरांक? तो इसका वेग स्थिरांक हो जाएगा 0.1155 मिनट। ये क्वेश्चन क्लियर दिख नहीं पा रहा है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी का तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में? तो कोबाल्ट का किया जाता है। किसका किया जाता है? कोबाल्ट का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन 14 का। किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन 14 का। रेडियो सक्रियता की इकाई कितना होती है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई हो जाएगी सभी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सभी हो जाएगी। क्यूरी भी है रेडियो सक्रियता की इकाई, रदरफोर्ड भी है, बेक्वेरेल भी है, ठीक है। एक कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है? एक कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है, ठीक है। अगर एक परमाणु का उत्सर्जन हो जाएगा तो परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। दैट मीन्स मान लीजिए कार्बन 14 और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा मान के चलते हैं। तो अगर इसमें से
एक परमाणु का उत्सर्जन कर दिया जाए तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, यानी कि ये 14 जो है 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 की कमी हो जाएगी, यानी कि ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। जबकि जीवाश्म का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्बन 14 के द्वारा जीवाश्म का आकलन किया जाता है। लेकिन पृथ्वी की आयु का आकलन या पत्थर के आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा अल्फ़ा बीटा की खोज की गई थी। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए गए हैं, तो किसके बड़े भंडार पाए गए हैं? थोरियम के। कहाँ पाए गए हैं? केरल में। इसके अयस्क को क्या कहा जाता है? तो इसके अयस्क को मोनाजाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनाजाइट या मोनोजोइट कहा जाता है। सर्वाधिक भंडार कहाँ है इसका? तो केरल में। बीटा किरणें बनी होती है, किससे बनी होती है? तो ये एक ऋण आवेशित कण है। क्या है ये? ऋण आवेशित कण है बीटा। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरण की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्लूटोनियम का। यूरेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग एनर्जी बनाने में किया जाता है। किसके बनाने में? एनर्जी बनाने में। प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में? कार्बन 14 का। किसका? कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है उसकी आयु ज्ञात करने के लिए। कार्बन 14 के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का उम्र ज्ञात किया गया था कि वो कब से कब उसका काल था, क्योंकि उसमें जो वस्तु मिला था कार्बन 14 के द्वारा उसका जांच किया गया था, तो पता चल गया कि हाँ कितने से कितने काल के बीच का वो समकालीन था। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है रेडियोमेट्रिक काल का निर्धारण द्वारा। किसके द्वारा? रेडियोमेट्रिक काल के निर्धारण द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? तो किसका प्रयुक्त होता है? तो ये होता है रेडियो सक्रियता का। किसका? रेडियो सक्रियता का। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूलर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बैक्यूलर के द्वारा की गई थी। चुंबक या क्वांटम संख्या निर्धारित करता है एक कक्षा की संपूर्ण ऊर्जा को। किसको निर्धारित करता है? एक कक्षा की संपूर्ण ऊर्जा को निर्धारित करता है। चुंबक या क्वांटम संख्या निर्धारित करता है एक कक्षा की संपूर्ण ऊर्जा को। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है? तो मोलों की संख्या 13 होती है। इनमें से किसने एक्स किरण का आविष्कार किया था? किसके द्वारा एक्स किरण का आविष्कार किया गया था? तो रोंटजन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रोंटजन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? N2 के 16 ग्राम में। किसमें? N2 के 16 ग्राम में। रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किसकी की गई थी? तो किसकी खोज की गई थी?